फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, सतत आवेश वितरण क्या होता है कि यदि कोई आवेश का वितरण हो रहा है और दो आवेशों के मध्य की दूरी यदि अत्यल्प हो तो ऐसे वितरण को क्या बोलेंगे अपन? सतत आवेश वितरण। और मैंने बताया था कि आवेश का वितरण एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि यदि आवेश का वितरण कैसा हो, एक विमीय हो, तो इसे बोलते हैं अपन रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। तो देखिए, रेखीय आवेश वितरण अपन ने पहले पिछली क्लास में पढ़ लिया था और अपन ने पढ़ लिया था रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए मैंने लिखा था लैम्बडा बराबर Q अपॉन L, अर्थात एकांक लंबाई में विद्युत आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। अब देखिए, यदि कोई चालक तार है, L लंबाई के चालक तार पर कोई आवेश इस प्रकार वितरित है, एक विमीय वितरित है, और इससे r दूरी पर मुझे कोई बिंदु मेरे पास में P, और इस P के लिए क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, इसके लिए कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अल्पांश dq के लिए रेखीय आवेश घनत्व से, रेखीय आवेश घनत्व से। तो देखो, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या हो जाएगा? मेरे पास में हो जाएगा लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा? dq अपॉन dl। ठीक है। अब देखिए, यदि मैं विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर अपन ने पढ़ रखा है kq अपॉन r स्क्वायर r के, तो अब लेता हूं अल्पांश के लिए। किसके लिए? अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र। तो अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसे मैं दर्शा सकता हूं dE वेक्टर इज इक्वल टू k, और q की जगह मेरे पास में क्या आ सकता है? देखिए, dq, क्योंकि अल्पांश के लिए मैं ज्ञात कर रहा हूं, अपॉन में हो जाएगा r स्क्वायर और क्या हो जाएगा? r के। अब देखो, यदि मैं यहां से dq का मान निकालता हूं तो dq बराबर हो जाएगा लैम्बडा dl। तो मैं यहां से देखिए आपके यहां लिख सकता हूं dE वेक्टर इज इक्वल टू k, और dq का मान ये रहा, देखो लैम्बडा dl, और क्या हो जाएगा? r स्क्वायर r के। यदि मुझे इस संपूर्ण चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, तो मैं दोनों पक्षों का समाकलन करके इस विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल सकता हूं? तीव्रता निकाल सकता हूं। अब देखिए, ठीक इसी प्रकार मैंने आवेश का वितरण बताया था। यदि आवेश का वितरण कैसा हो? द्विविमीय हो। तो द्विविमीय होने के कारण जो आवेश वितरण होगा उसे क्या बोलते हैं अपन? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी कि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ में हो। अब देखो, तो यदि मान लेते हैं ये कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर क्या है? कोई Q आवेश है, वो एक समान रूप से वितरित है। तो इस एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण यदि मैं कोई r दूरी पर कोई बिंदु P लेता हूं और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला, और पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या था कि एकांक पृष्ठ में आवेश की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, इसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पृष्ठ को कैसे करना पड़ेगा? आपको एक समान अल्पांश में विभाजित करना पड़ेगा। तो ये मान लिया मैंने कोई अल्पांश है, इस पर जो आवेश है वो तो dq है, और ये क्षेत्रफल अल्पांश है ds, और इसके कारण P बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लिखेंगे अल्पांश के लिए। किसके लिए? अल्पांश के लिए। तो अल्पांश के लिए मेरे पास में हो जाएगा सिग्मा बराबर dq अपॉन ds, और यहां से लिखूंगा अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अपने पास में हो जाएगा dE वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखो kq अपॉन r स्क्वायर होता है, तो k, और यहाँ अल्पांश के लिए निकालनी है तो क्या हो जाएगा? dq अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर और r के। अब देखिए, यहाँ dq का, तो dq का यहाँ से मान निकाल लो, तो dq बराबर यहाँ से हो जाएगा सिग्मा ds। तो देखो, dE वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा k, और क्या हो जाएगा? सिग्मा ds अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर r के।
ये एक अल्पांश के लिए आ गया, पूरे पृष्ठ के लिए निकालने होता तो दोनों पक्षों का मैं क्या कर देता भाई, समाकलन कर देता, और इससे क्या हो जाएगा, पूरे पृष्ठ का हो जाएगा। अब देखो यदि आवेश का वितरण कैसा हो, एक विमीय द्विविमीय में हमने पढ़ लिया, तो कैसा हो, त्रिविमीय हो, तो देखो त्रिविमीय आवेश वितरण, इसे बोलते हैं पर आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, त्रिविमीय आवेश वितरण को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। किस प्रकार से, देखो त्रिविमा के बारे में अपन बात करें तो इस तरीके से अपने पास में कोई, यदि कोई त्रिविमीय कोई ज्यामिति हो और इस पर कोई प्लस क्यू आवेश वितरित हो एक समान रूप से, तो और इससे अपन को कोई भी बिंदु है P जो r दूरी पर स्थित है उसके लिए क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसे अल्पांशों में विभाजित करना पड़ेगा, और अपन कौन सी परिभाषा से लेंगे भाई, आयतन आवेश घनत्व। कौन सी परिभाषा से, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से। तो आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अपन रो बराबर अपन ने पढ़ रखा है Q अपॉन क्या पढ़ रखा है V, और यहाँ अल्पांश के लिए यदि देखते हैं तो अल्पांश के लिए अपने पास में हो जाएगा कौन सा, अल्पांश के लिए हो जाएगा रो इज इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dv। यदि मान लो मैं इसको अल्पांशों में विभाजित करता हूं, और ये अल्पांश है, इसका आयतन तो है dv, और इस पर जो आवेश है वो dq है, और यदि ये कोई बिंदु P जो r दूरी पर स्थित है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो d e वेक्टर किसके लिए, अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अपने पास में हो जाएगा k और क्या हो जाएगा dq अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर r के। अब dq का मान यहां से निकालो तो dq बराबर हो जाएगा रो और क्या हो जाता है dv, तो यहां से मैं लिख सकता हूं d e वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, k और क्या हो जाएगा रो dv अपॉन r स्क्वायर और क्या हो जाएगा r के। यदि संपूर्ण के लिए ज्ञात करना होता तो दोनों पक्षों का मैं क्या कर देता, समाकलन। इसी कॉन्सेप्ट, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को काम लेते हुए ये अपना जो अगला जो चैप्टर है, ये जो अगले जितने भी डेरिवेशन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए एनसीईआरटी में तो सीधा सीधा एक डेरिवेशन दिया हुआ रहता है कि r त्रिज्या की पतली वलय के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात कीजिए, तीव्रता ज्ञात कीजिए। आरबीएससी में ये जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन है वो किस रूप में दिया गया है, कि एग्जांपल के रूप में दिया गया है कि एक कैपिटल R त्रिज्या की पतली वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, वलय की अक्ष पर केंद्र से अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और प्राप्त कीजिए। एक प्रतिबंध दिया गया है कि अक्ष इज ग्रेटर देन R के लिए विवेचना कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख सकता हूं, माना कि R त्रिज्या की कोई पतली वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। देखिए सबसे पहले चित्र किस तरीके से बनाएंगे, तो पतली वलय उस तरीके से होती है जैसे अपने कोई कड़ा, और इस पर क्या है, कोई भी जो Q आवेश है वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो ये लो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करनी थी भाई, तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसका केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु से इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है r, और इसके केंद्र से अक्ष दूरी पर, ये लो जी, इसके केंद्र से अक्ष दूरी पर कोई बिंदु क्या दिया गया, अपने पास में प्रेक्षण बिंदु दिया गया है P, और यहां पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर विद्युत संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस वलय को अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। तो देखिए अल्पांश में मान लेता हूं, एक तो अल्पांश है a और यहां से मैं अल्पांश मान लेता हूं b। तो अल्पांश a के कारण और धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर त्रिज्यीय होगा। और देखो अल्पांश b के कारण भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, बाहर की ओर कैसा होगा, त्रिज्यीय होगा। अब देखिए ये यदि मान लेते हैं अल्पांश a से r दूरी पर है तो अल्पांश b से भी कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर होगा। तो अपन लिख सकते हैं चित्रानुसार अल्पांश
ए व बी के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर कैसा होगा भाई, त्रिज्यीय है, ये हो जाएगा। और इन्हें मान लेते हैं, माना कि त्रिज्यीय DE1 वेक्टर व DE2 वेक्टर है। तो लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे, अल्पांश ए के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए अल्पांश ए के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं DE1 वेक्टर इज इक्वल टू के और DQE अपॉन क्या हो जाएगा, DQ अपॉन R स्क्वायर R के। और ये किस दिशा में हो गया भाई, AP दिशा में। कौन सी दिशा में हो गया, AP दिशा में। मैं क्या दे सकता हूं, समीकरण नंबर इसे 1 लिखेंगे। इसी प्रकार अल्पांश B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, DE2 वेक्टर इज इक्वल टू के और DQ अपॉन R स्क्वायर R के। समीकरण क्या हो गया, 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, लेकिन इसकी दिशा कौन सी हो गई भाई, बीपी दिशा। कौन सी दिशा में है, बीपी दिशा में। चित्र में देखिए भाई, ये देखो ए के कारण पी पर एपी दिशा में और बीपी दिशा में बी के कारण। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान है। तो ये लो जी, मैं लिख सकता हूं DE का मोड परिमाण में, E2 का मोड क्या है, दोनों बराबर है। अतः इन्हें घटकों में वियोजित करने पर, अतः इन्हें किसमें वियोजित करने पर भाई, घटकों में वियोजित करने पर। तो देखिए घटकों में वियोजित करने पर, तो देखो घटकों में वियोजित कीजिए। ये तो था अपने पास में DE1, तो देखो इसका लंबवत घटक तो हो जाएगा DE1 साइन थीटा, और इसका देखो क्षैतिज घटक हो जाएगा DE1 कोस थीटा। अब देखो DE2 के लिए देखिए आप, तो इसका लंबवत घटक तो हो जाएगा DE2 साइन थीटा, और इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा DE2 कोस थीटा। अब देखिए DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा परस्पर परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशाओं में विपरीत है। अतः ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, निरस्त। लेकिन ये देखो दोनों समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लिखेंगे वियोजित करने पर इनके लंबवत घटक, तो लंबवत घटक कौन कौन से हो गए भाई, DE1 साइन थीटा व DE2 साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण, कैसे होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि इनके क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों भाई जुड़ जाते हैं, किसके कारण भाई, समान दिशा में जुड़ जाएंगे, समान दिशा में होने के कारण, समान दिशा में होने के कारण। अब देखिए अतः संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, तो देखो संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जैसे ये कोई वलय है, ये भी अल्पांश, ये भी अल्पांश, ये सब अल्पांश है, तो यहां मान लेते हैं कोई बिंदु P था, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ,
इसके कारण यानी कि पूरी वलय का क्या कर देता हूं मैं, समाकलन कर देता हूं। तो समाकलन करने के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास में डी ई, यहां हो जाएगा डी ई वेक्टर का समाकलन, और मैं लिख सकता हूं बराबर, क्या लिख सकता हूं, या ई वेक्टर बराबर, मैं क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर बराबर समाकलन एल के सापेक्ष हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। अब देखिए यहां से यहां मैं लिख सकता हूं ई वेक्टर इज इक्वल टू समाकलन, देखो डीई, तो डीई का मान मैं यहां से ले लेता हूं, क्या हो जाएगा के, और क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा अपने पास में कोस थीटा। अब देखिए ये थीटा ये रहा अपना। एक बात अपन यहां से पढ़ेंगे, रेखीय आवेश घनत्व है तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डीएल, और देखो यहां से डी क्यू का मान निकालूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा लेमड़ा डीएल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ई वेक्टर इज इक्वल टू समाकलन के, और डी क्यू की जगह लिख सकता हूं क्या लेमड़ा डीएल अपॉन में लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर। और देखो कोस थीटा का मान भी यदि मैं निकालूं तो कोस थीटा का मान होता है क्या भाई, आधार बटा क्या होता है करण, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स बटा क्या लिख सकता हूं आर, तो ये लो जी इंटू एक्स बटा क्या हो गया आर, तो देखो यहां से हो गया आर क्यूब। अब देखिए जो नियत राशि है उनका समाकलन होता नहीं है, तो उनको समाकलन से बाहर ले आओ, तो हो जाएगा के लेमड़ा और क्या एक्स, ये तो तीनों आ गई बाहर, आर क्यूब भी बाहर आ गई। अब अपने पास में केवल समाकलन हो गया किसका, डीएल का, और किसके सापेक्ष भाई, एल के सापेक्ष। तो देखिए ये पूरी की पूरी क्या परिधि, तो देखो समाकलन डीएल बराबर में लिख सकता हूं क्या भाई 2 पाई आर, क्या लिख सकता हूं 2 पाई आर। तो यहां से लो भाई ई वेक्टर बराबर हो जाएगा के लेमड़ा एक्स अपॉन आर क्यूब, और यहां से हो सकता है इंटू 2 पाई आर। अब देखिए अपन ने रेखीय, देखिए यहां से अपन ने पढ़ रखा था लेमड़ा बराबर क्या था भाई टोटल क्यू अपॉन क्या था अपने पास में एल, तो एल की जगह क्या हो जाएगा पूरी लंबाई, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि भाई संपूर्ण का अपन ने लिया तो ये हो गया, तो ले यहां से देखिए क्यू का मान, तो मैं यहां से लिख सकता हूं लेमड़ा 2 पाई आर बराबर क्या लिख सकता हूं क्यू, क्योंकि ये 2 पाई आर इधर गया तो लेमड़ा से मल्टीप्लाई हो गया, तो अपन यहां से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू देखो लेमड़ा 2 पाई आर, इसकी जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं क्यू, तो क्या हो गया के क्यू एक्स, तो यहां से हो गया के क्यू एक्स, और अपॉन में हो जाएगा अपने पास में क्या भाई आर क्यूब। अब देखो एक प्रतिबंध दिया हुआ था x इज ग्रेटर देन r, तो इसके लिए मैं क्या निकाल लेता हूं इस r का मान निकालता हूं, तो देखिए r का मान क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज देखो POA से, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए और r बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो मैं यहाँ r का मान बाहर रख लेता हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं, चूंकि क्या लिख सकता हूं भाई r इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और मैं इसका मान यहां रखता हूं, तो मेरे पास में हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू और x, तो x की जगह x बटा इसकी जगह मैं लिखूंगा, तो देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से था इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखिए एक अपने पास में प्रतिबंध दिया हुआ था, प्रतिबंध क्या था भाई, देखो प्रतिबंध इस प्रकार था कि x इज ग्रेटर देन r, अतः कि x है वो बहुत बड़ा है r से, इसका मतलब r बहुत ही अत्यल्प है, तो इसलिए ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन मेरे पास में यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर r बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां से मेरे पास में आ जाएगा ई वेक्टर सॉरी x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x, तो मेरे पास में ई वेक्टर बराबर हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स क्यूब, और इससे एक x से x कैंसिल, तो यहां से या ऐसे मैं लिख सकता हूं कि के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर।
अर्थात ये किस पर निर्भर करता है भाई, ये जो केंद्र जो अपने पास में पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ये इसके केंद्र में निहित है, सारी के सारी विद्युत क्षेत्र है, सारा का सारा आवेश है, वो कहाँ स्थित है, मैं इसके केंद्र में स्थित है, ये इस पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ये एक समान बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला आ गया। देखो, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला, अतः अपन कह सकते हैं, तो लिखेंगे अतः यह स्पष्ट है कि वलय का संपूर्ण आवेश इसके केंद्र में निहित है। किसमें निहित है भाई? केंद्र में निहित है। धन्यवाद।